welcome back to Smart as Learning Platform. Today we will continue with the chapter The French Revolution with part 4. लास्ट की 3 वीडियोस में भी हमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी हुआ करती थी. इन दिस वीडियो ऑल्सो विल कंटिन्यू विद दिस. ओके, सो लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि उस समय वोटिंग स्टार्ट हो गई थी. आई मीन ईस्ट स्टेट जनरल की मीटिंग बैठ चुकी थी और एक्चुअली क्या चल रहा था कि पहले मतलब वोटिंग कैसी हुआ करती थी. ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लुई 16 के आने से पहले, लुई 16 की रीन से पहले, ठीक है, वोटिंग कैसी हुआ करती थी कि हर एक ई स्टेट पे एक वोट होता था. ठीक है, क्योंकि टोटल 3 ई स्टेट थे, 3 ई स्टेट थे तो 3 ही वोट मतलब होंगे. ठीक है, क्योंकि हर एक ई स्टेट से एक वोट था. ठीक है, अब लुई 16 की रीन से पहले भी क्योंकि यही चल रहा था, उनके रीन में पहली बार मतलब जब उनका रीन चल रहा है, ये पहली बार उन्होंने ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई थी. ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो भी इसी प्रिंसिपल से कंटिन्यू करें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनका एडवांटेज देखो लुई 16 का, तो अगर फर्स्ट 2 ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो अगर इनके फेवर में मतलब डिसीजन पास करने के फेवर में रहते, ठीक है, तो इनका डिसीजन पास हो जाता. यहाँ पे थर्ड ई स्टेट के लोग अगर अपोज भी करते तब भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती. ठीक है, उसी पे तो इन्होंने क्या चाहा कि हाँ मेरा डिसीजन पास हो जाए. ठीक है, टैक्स बढ़ाना क्योंकि इनकी मजबूरी बन चुकी थी, तो इनका डिसीजन पास हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम भी इसी प्रिंसिपल से जो आज तक चला रहा है उसी प्रिंसिपल से हम भी वही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, अब क्या हुआ, जो थर्ड ई स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या इसको बोला कि नहीं हम अब इस तरीके से नहीं चलेंगे, इस प्रिंसिपल से नहीं चलेंगे. हम चाहते हैं कि जितने भी मेंबर आए हैं या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनके पास एक वोट हो. ठीक है, मान लो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं थर्ड ई स्टेट से, तो टोटल वोट भी कितने होने चाहिए, 600. ठीक है, तो थर्ड ई स्टेट की तरफ से जो वोट मिले वो भी 600 ही होने चाहिए. ठीक है, मतलब 1 मेंबर 1 वोट वाली पॉलिसी. ठीक है, इन्होंने ये कहा कि हमें अब ये अपना लेनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे अगर किंग ये वाली चीज़ अपनाते, ठीक है, 600 वाली, ठीक है, 600 मान लो, 600 तो ऑलरेडी किंग के डिसीजन के मतलब अपोज ही करते हो लोग. ठीक है, अब बचे कौन से, फर्स्ट 2 ई स्टेट के लोग. ठीक है, इसमें टोटल 300 मेंबर्स थे. ठीक है, जो कि मतलब थर्ड ई स्टेट के मेंबर को मिला के थे. ठीक है, फर्स्ट 2 ई स्टेट के, फर्स्ट के 300, सेकंड के 300, दोनों के मिला के 600. ठीक है, अब इसमें से भी कोई अपोज कर देता, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये डिसीजन मतलब डिसमिस हो जाता. ठीक है, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट 2 ई स्टेट के लोगों में से कोई भी इसे अपोज कर देता अगर 1 मेंबर 1 वोट वाली पॉलिसी से चलते हम लोग, तो या ये लोग इस पॉलिसी से चलते तो फर्स्ट 2 मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि फर्स्ट 2 स्टेट्स के लोगों में जो सब लोग हैं या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो किंग के डिसीजन को अपोज नहीं करेंगे. ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, तो इसलिए किंग ने इस डिसीजन को लेने से मना कर दिया. ये जो थर्ड ई स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव ने जो प्रपोज किया था 1 मेंबर 1 वोट का, वो इन्होंने पॉलिसी डिक्लाइन कर दी किंग ने. ठीक है, अब क्या हुआ, इससे लोग ऑलरेडी इतने गुस्से में थे थर्ड ई स्टेट के लोग. ठीक है, ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही थी, ऊपर से इन्होंने जो प्रपोज किया, ठीक है, जो नई पॉलिसी इन्होंने प्रपोज की वो भी किंग ने डिक्लाइन कर दी. ठीक, इससे क्या हुआ, ये ऑलरेडी जो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था वो आक्रोश मतलब और बाहर आ गया. ठीक है, तो क्या हो गया, वो चले गए जिस हॉल में मीटिंग चल रही थी ई स्टेट जनरल की, उस हॉल से बाहर निकल के वो चले गए प्रोटेस्ट के लिए. ठीक है, कि ये किंग मतलब हमारी बात तो सुन नहीं रहे, अब हम मतलब हम चाहते हैं कि अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए बना के रखें जिससे किंग की पावर जो है वो लिमिटेड हो जाए. ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया बाहर निकल के, एज ए नेशनल असेंबली. ठीक है, अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि अब हम तभी उठेंगे यहाँ से, अपनी सीट से तभी उठेंगे जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में बना के तैयार नहीं कर रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने मतलब दिस स्वॉर टू मेक फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की टू लिमिट द पावर ऑफ किंग. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाता. ठीक है, तो जो भी लॉ वगैरह जो थे वो अब किंग अपने हिसाब से ना बना के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखे हुए हैं उसके हिसाब से चलेंगे. ठीक है, तो और मोनार्की क्यों, मोनार्की यहाँ पे इसलिए बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की
क्योंकि किंग ऑलरेडी रीन कर रहे हैं, ठीक है। तो किंग से उनकी सारी पावर नहीं छीनी जा रही है, बस उनकी पावर को लिमिट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बना के, ठीक है। इसलिए फ्रांस को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाने का उन्होंने कसम खा ली, ठीक है। थर्ड ईस्टर के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करते थे नेशनल असेंबली, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो गया तब उसके बाद की कहानी क्या थी। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. This power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary, ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली थी या जो ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी या जो बना चुकी थी, उन्होंने अपना ड्राफ्ट कब कंप्लीट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हो गया इनका 1791 में, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि अब जो है जो मोनार्क है उसकी पावर ना लिमिट हो जाए, ठीक है। लिमिटेड मतलब लेवल के लिए ही किंग अपने डिसीजन लोगों पे डाल सके, ठीक है, या ज़बरदस्ती मतलब किंग अपने डिसीजन लोगों से मनवा सके, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि अब हम जो भी किंग की जितनी भी पावर्स है उसको अब लिमिट कर देंगे, ठीक है। These power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary, ठीक है। अब ये जो पावर थी, ठीक है, जो किंग के पास जो अकेली पावर थी, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी फिलोसफर ने ये प्रपोज किया था कि आप पावर को ना डिवाइड कर देना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर प्रपोज किया था उन्होंने, ठीक है। किन के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में, ठीक है। ताकि किंग के पास अकेले पावर ना हो कि 3 अलग अलग जगह पावर हो जाएगी, तो इससे किंग को भी रिलीफ मिलेगा और डिसीजन लेने में उन्हें भी मतलब आसानी होगी, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन को चूँकि पावर ही लिमिट करनी थी, उनसे पावर मतलब कंप्लीटली ना छीन के थोड़ी पावर उनकी लिमिट कर देनी थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, वही उन्होंने उस फिलोसफर की आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने क्या किया कि 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेट कर दिया पावर्स को, ठीक है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही दिया था हम लोगों ने, और उस पर भी मतलब किंग अभी भी रीन कर रही थी, किंग को हटाया नहीं गया था, मोनार्की अभी भी उसमें जिंदा थी, अलाइव थी, ठीक है। इसलिए फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो भी मोनार्की कंटिन्यू कर रही है, रीन कर रही है, ठीक है। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected, ठीक है। अब क्या हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 1791 में, उसके पास ये पावर थी कि vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में जो मतलब बन के जो तैयार हो गया था, उसके पास ये पावर थी और उसको इतनी पावर दे दी गई थी कि वो लॉज बना सकता था नेशनल असेंबली में, ठीक है। या नेशनल असेंबली मतलब उसमें अब चेंजेस उन्हीं के पास से पावर थी और चेंजेस कर सकती थी, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई थी। इनडायरेक्टली इलेक्ट मतलब क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही डिक्लेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसे ना लोगों ने चुना था ना कुछ किया था, सिर्फ थर्ड ई स्टेट के लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर किया था नेशनल असेंबली, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, ठीक है। मतलब इलेक्ट वाली कोई पॉलिसी थी भी नहीं, ना वोटिंग हुई थी उनके लिए कि हाँ यही लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या था कि सिटीजन्स ने एक ग्रुप को इलेक्ट किया है, या मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को वो करना चाहते थे उनको एक मतलब वोटिंग करके उन्हें इलेक्ट किया है, उन्हें ये पावर दी है कि हाँ आप असेंबली के मेंबर रहोगे, ठीक है। ये चूँकि मतलब राइट मिल ही नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया था नेशनल असेंबली, ठीक है। हाउ नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि अब मतलब क्योंकि नेशनल असेंबली तो अपने आप इलेक्ट होकर आई नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब सिटीजन्स को ये पावर मिल चुकी थी कि वो ना अपने आप मतलब वो जो चाहे जो डेमोक्रेसी में यूजुअली यूज़ होती है, ठीक है, कि वोटिंग करके
अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सके, ठीक है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दी थी किसको, अपने सिटीजन्स को या फ्रेंच सिटीजन्स को इतनी पावर प्रोवाइड कर दी थी कि किंग के अलावा जितने भी मिनिस्टर्स होंगे या असेंबली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको वोट करने का राइट, ठीक है, या वो इलेक्शन में मान लो खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको वोट करने का राइट किसको मिल गया था, यहाँ पे सिटीजन्स को मिल गया था, किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब जो कि असेंबली को चूज किया करेंगे, ठीक है, या जिन्होंने असेंबली को चूज किया था इनफैक्ट ये बोल रहे हैं, ठीक है। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाउएवर मतलब कि फिर भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी या वोटिंग राइट सिटीजन्स को मिलने के बाद भी हर सिटीजन्स को वोट देने का राइट नहीं मिला था, ठीक है। अब कौन कौन था इस में वोट देने की राइट, मतलब किस किस को मिला हुआ था, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब जितने भी लोग थे, अब जैसे इंडिया में अगर हम वोटिंग राइट देखें तो हमें 18 जब हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब हमें वोटिंग राइट मिलती है, ठीक है। अब फ्रांस में इन्होंने क्या वो बनाया कि जब जो मैन है, ठीक है, जब वो 25 ईयर्स एज के हो जाएंगे जो कि इक्वल टैक्सेस पे किया करेंगे, ठीक है, उन्हें वोटिंग राइट है, ठीक है। अब क्या इनकी कंडीशन क्या थी, एक तो 25 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए, ठीक है, और टैक्स भी पे करते हैं इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, ठीक है। हम टैक्स में मतलब टैक्स की भी लिमिट मतलब इन्होंने डिसाइड कर दी थी, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने या नेशनल असेंबली ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि टैक्सेस मतलब कितना पे किया जाए, मतलब टैक्सेस कितना पे करना था कि 3 दिन की जो लेबरर्स की वेज होती थी, वेज मतलब जो एक दिन में मिलने वाली सैलरी होती है, ठीक है, तो 3 दिन में जितना भी लेबरर को मिलता था, ठीक है, उतना ही टैक्स पे करना होगा हर मैन को, ठीक है, हर मैन को, ठीक है। तो मैन की बात हो रही है, यहाँ पे वुमेन को राइट नहीं था, ठीक है। तो 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है, और टैक्स कितना पे करना होगा उन्हें, इक्वल टू 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, ठीक है। लेबरर जो भी है, वर्कर है या पीजेंट है, वो 3 दिन में जितना भी कमा रहा है उतना उन्हें टैक्स पे करना होगा। 25 ईयर्स से तो जितने भी लोग ज़्यादा है, ठीक है। अब वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। अब जो भी मतलब वोटिंग कर रहे हैं या जो नेशनल असेंबली को अब चुनेंगे, ठीक है, जो भी मतलब अमेंडमेंट होगा, नेशनल असेंबली तो चूँकि घोषित हो गई, ठीक है, अब जो भी इलेक्शन होंगे तो उसमें जो भी वोट करेगा उन्हें क्या बोल दिया गया, उन्हें स्टेटस दे दिया गया एक्टिव सिटीजन का, ठीक है। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है। एक्टिव सिटीजन कौन होंगे, जो कि वोट किया करेंगे, ठीक है। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, ठीक है। एक्टिव कौन होंगे, जो वोट करेंगे, और बाकी जितने भी लोग बचे, जिससे 25 से कम लोग, जितने भी मतलब बच्चे या 25 से कम उम्र वाले जितने भी लोग बचे, मैन बचे स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो 25 ईयर्स से कम के जितने भी मैन बचे उनको प्लस वुमेन्स को, जितनी भी सारी वुमेन्स थी कंट्री में, ठीक है, उन्हें क्या बोल दिया गया, पैसिव सिटीजन, मतलब ये वोट, इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला है, ठीक है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक और मतलब वो कर दिया गया कि अगर आपको मेंबर बनना है नेशनल असेंबली का, ठीक है, एज मतलब इलेक्शन में खड़ा होना है, ठीक है, तो ये क्वालिफाई करने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो मैन है, ठीक है, उसको हाईएस्ट ब्रैकेट मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, उस कम्युनिटी का होना चाहिए जो कि टैक्स सबसे ज़्यादा पे करती है, ठीक है, या उनमें से एक होना चाहिए जो टैक्स सबसे ज़्यादा पे किया करते थे अब तक, ठीक है, अब तक या स्टेट को जो सबसे ज़्यादा पे किया करते थे टैक्स, ठीक है। अब भले फर्स्ट ईस्ट स्टेट का हो, फर्स्ट ईस्ट के जो फर्स्ट ईस्ट स्टेट का कोई मतलब लोग हैं वो पे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा टैक्स, तो वो भी मतलब इलेक्ट हो सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। सेकेंड ईस्ट स्टेट के भी हो सकते हैं अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं हाईएस्ट अमाउंट में, ठीक है, अभी तक जितना किसी ने भी नहीं किया है, ठीक है, या उस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड ईस्ट स्टेट का कोई भी मेंबर जो हाईएस्ट टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बन सकता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है, या इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अब ये था पावर कंट्रोल, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे ही नेशनल असेंबली है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 745 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े थे, 600 है, ठीक है,
600 पड़े थे, तो उन्होंने कुछ मतलब इलेक्ट कर करके अपने 745 मेंबर्स अपने इलेक्ट कर लिए मान, ठीक है। वोट कौन करेगा, इन्हें इलेक्टर्स करेंगे, ठीक है, इलेक्टर्स करेंगे, जो कि कौन होंगे, एक्टिव सिटीजन, ठीक है, जिन्हें मतलब वोटिंग की राइट मिली हुई है, ठीक है। जो नंबर में कितने थे, 4 मिलियन थे, किसमें से 28 मिलियन की पॉपुलेशन से सिर्फ 4 मिलियन लोग ही वोट करते थे। 28 मिलियन के बदले वरना सिर्फ 4 मिलियन लोग ही वोट किया करते थे, जो कि एक्टिव सिटीजन थे। और कौन थे एक्टिव सिटीजन, जो कि 25 ईयर्स ऑफ एज से मतलब बड़े हैं, ठीक है, जितने भी मेन बड़े हैं 25 ईयर्स ऑफ एज से। अब पैसिव सिटीजन में कौन आते थे, जिनके पास बिल्कुल वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है, मतलब 25 ईयर से छोटे लोग, ठीक है, और वो कितने थे, करीब 3 मिलियन मैन थे, ठीक है, 3 मिलियन वो लोग या वो मैन जो मतलब 3 मिलियन में कौन कौन आता था, वो मैन मतलब जो वोटिंग राइट नहीं है जिनके पास, और वो वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ मतलब वही मैन जो भी बिलो थे 25 ईयर्स ऑफ एज से, ठीक है। तो इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला था, तो ये किस में आते थे, पैसिव सिटीजन में। वोटिंग राइट जिनके पास था वो क्या थे, एक्टिव सिटीजन थे, ठीक है। अब ये किस किस को वोट करते थे, एक तो ये मतलब इलेक्टर्स थे 50,000 मतलब इलेक्टर्स, मतलब ये किसको वोट करते थे, इलेक्टर्स को, ठीक है। फिर इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली के लोगों को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो भी डायरेक्टली वोट नहीं करते थे नेशनल असेंबली को, वो क्या करते थे कि वो कुछ इलेक्टर्स मतलब अपने तरफ से कह सकते हैं कि कोई बंदा या कोई मतलब कुछ लोग खड़े हुए इलेक्शंस में, उन्हें किसने इलेक्ट किया, एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया, ठीक है। फिर जब ये जो सिलेक्ट होके आएंगे 50,000 मैन, ठीक है, जो 25 ईयर्स ऑफ एज से अबव है, जो 50,000 मैन मतलब इलेक्ट होके आएंगे, वो वोट करेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, नेशनल असेंबली का किन के ऊपर कंट्रोल था, एक तो किंग के ऊपर कंट्रोल था क्योंकि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल असेंबली के पास, ऊपर से मिनिस्टर, जो किंग के जो मिनिस्टर्स थे उनके पास भी इनका कंट्रोल था, ठीक है। डायरेक्टली वोट एक्टिव सिटीजन से किसे कर सकते थे, जज को, ठीक है, जो जुडिशरी का जो जज होता है, जो कोर्ट में जो जज होता है, उसको डायरेक्टली वोट कर सकते थे कौन, एक्टिव सिटीजन, ठीक है। और किसे वोट कर सकते थे, उन इलेक्टर्स को जो कि नेशनल असेंबली को वोट करेंगे, ठीक है। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किससे उसकी शुरुआत हुई कि जो मैन के पास या हर सिटीजन के पास जो राइट होगी, हर सिटीजन के पास तो नहीं है क्योंकि उन्होंने वुमेन को कोई राइट ही नहीं दी थी, ठीक है। अभी वो वुमेन वाला कंसेप्ट आया नहीं यहाँ तक। अब तक जो हमने पढ़ा है वहाँ पर वुमेन की वोटिंग राइट का कोई कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। Rights as a right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स मतलब दे दी थी, जो भी मतलब जितने भी सिटीजन थे उनके पास ये राइट थी, क्या थी, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक है। राइट टू लाइफ क्या थी, मतलब हर इंसान को या हर सिटीजन को जीने की राइट है, ठीक है, कि मतलब उसको बिना किसी उसके सॉलिड रीजन के मतलब मारने का कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कोई भी बंदा कोई भी सिटीजन है वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, और किसी से भी बोल सकता है, उसको किंग को भी कुछ भी बोलने का राइट था, ठीक है, कुछ भी मतलब अपनी कोई भी परेशानी वगैरह वो भी बोलने का राइट था उनके पास। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मतलब कोई भी सिटीजन कुछ भी ओपिनियन रख सकता है किसी भी बारे में, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट के जितने भी लोग होंगे वो क्या माने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक से थर्ड ई स्टेट के लोग ही टैक्स पे किया कर रहे थे या टैक्स पे कर रहे थे, तो अब फर्स्ट टू ई स्टेट के लोग भी टैक्स पे किया करेंगे, ठीक है। तो ये था मतलब इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक्चुअली मीनिंग, पर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, ठीक है। ये एस्टैब्लिश की गई थी क्यों कि मतलब नेचुरल है, नेचुरल मतलब ये ऑलरेडी सबको मिलनी चाहिए थी, ठीक है। ऐसी राइट्स मतलब जिनका बाय बर्थ सबके पास प्रिविलेज होगा, ठीक है, दैट इज बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ये हर ह्यूमन बीइंग के पास होगी या हर सिटीजन के पास होगी बाय बर्थ, ठीक है, जो प्रिविलेज है
या ये जो राइट्स मिली हैं वो बाय बर्थ सबके पास होंगी और कोई भी इन्हें छीनने का राइट नहीं रखता। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। ठीक है, अब ये इन्होंने किसको दे दी थी ये पावर, नेशनल असेंबली ने, कि किंग के पास ये पावर है या किंग के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो किसको प्रोटेक्ट करे, हर सिटीजन्स की नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ठीक है, अब फ्रांस ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक बन गया था और मैंने आपको लास्ट ये टेबल थी उसमें भी समझा दिया था। ठीक है, कि एक्टिव सिटीजन्स हो गए, पैसिव सिटीजन्स हो गए। एक्टिव सिटीजन से इलेक्टर्स को वोट करेंगे, ठीक है, इलेक्टर्स वोट करेंगे फिर नेशनल असेंबली को। ठीक है, और एक्टिव सिटीजन सिर्फ डायरेक्टली इसको वोट कर सकते हैं, जज को और इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स जो कि मतलब नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली के पास किसको कंट्रोल करने की पावर थी, किंग को कंट्रोल करने की पावर थी और किंग के अंडर जो भी मिनिस्टर्स थे उनको कंट्रोल करने की पावर थी। ठीक है, और किंग के पास एक वीटो पावर थी। ठीक है, वीटो पावर अभी हम लोग आगे जाके इंट्रोड्यूस होगी वीटो पावर एक्चुअली क्या थी। ठीक है, द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, अब 1791 जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया और मतलब ऐसे कह सकते हैं वर्किंग में आ गया। ठीक है, उसके बाद की क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस। टेंस मतलब बहुत ही टेंस होती चली गई, बहुत ही मतलब लोग कह सकते हैं कि बहुत यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रांस मतलब बहुत टेंशन में आ गया था एक्चुअली। किंग भी टेंशन में थे और नेशनल असेंबली तो ऑलरेडी मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था और सब लोग मतलब बहुत टेंशनाइज मतलब माहौल था उनका। ठीक है, जब 1791 के बाद का जो माहौल बता रहे हैं यहाँ पे, Although Louis XVI had signed the constitution, मतलब Louis XVI ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया था, although मतलब मान भी लिया था, उसके बाद भी कुछ मतलब कुछ रह गया था, he entered into secret negotiation with the king of Prussia। ठीक है, although कि मतलब Louis XVI ने अगर मान भी लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तब भी वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब जो सिटीजन्स को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, उस नेगोशिएशन से मतलब वो एंटर कर चुके थे किसके साथ, किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। ठीक है, चूँकि मतलब एक टाइप से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अभी भी तो लोगों की पावर के कारण उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, वो अपनी मतलब एक टाइप से अपने आप को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, वो ट्रीटी साइन करके किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। ठीक है, rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taken place there since the summer of 1789। ठीक है, जो भी अगल बगल के जितने भी राज्य थे, ठीक है, अगल बगल के जितने भी राज्य थे, जो भी किंग्स वगैरह थे, वो भी बहुत टेंशनाइज पूरा माहौल हो गया था अगल बगल का भी, नेबरिंग कंट्रीज का भी। ठीक है, उन्होंने क्या प्लान करना शुरू कर दिया कि हम भी जो अपने आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो भी हम भी भेजने स्टार्ट कर दें, ये जितने भी इवेंट्स जो चल रहे हैं या जो जितना भी फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको अब हम लोग ख़त्म कर दें एकदम से। ठीक है, इसकी रूट्स को बिल्कुल मिटा दें। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए भी मतलब फ़ायदेमंद नहीं था। किंग अगर पावर से हट गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन ही चुका था, तो अब मतलब आप ये समझ लीजिए कि किंग के पास भी अब ज़्यादा पावर नहीं बची थी। ठीक है, किंग की मतलब ऑलमोस्ट सारी पावर छीन ली गई थी, तो इससे अगल बगल के राज्य भी मतलब बहुत टेंशनाइज हो गए थे। ठीक है, क्यों, किंग के पास, क्योंकि अगर हम लोग ये इग्नोर ना करें, किंग के पास भी ये पावर होती है, या अकेले किंग के पास ये पावर होती है जो अदर नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो ट्रेड वगैरह जो चल रहा है वो मतलब उसको कंटिन्यू करे बिना किसी उसके ब्रेक के। ठीक है, तो अब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पावर्स हो गई थी, क्योंकि नेशनल असेंबली के पास पावर चली गई थी, इसलिए बहुत टेंशनाइज माहौल हो गया था अगल बगल की कंट्रीज के बीच में भी। ठीक है, तो वो लोग क्या सोच रहे थे कि क्या प्लान कर रहे थे कि हम भी ट्रूप्स भेजने स्टार्ट कर दें, जिससे ये सब जो इवेंट्स चल रहे हैं वो हम लोग अपने उसकी रूट से उखाड़ सकें। ठीक है, या ये जो सिस्टम स्टार्ट किया है उसको हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर सकें। और ये इवेंट्स कब से स्टार्ट हो गए थे हमारे 1789 से। ठीक है, जब बेस्टाइल पहली बार टूटा था। ठीक है, या बेस्टाइल को जब तोड़ा गया था। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। ठीक है, अब क्योंकि पावर छीन ली गई थी, अब जो ओरिजिनल पावर थी वो किसके पास थी, नेशनल असेंबली के पास। ठीक है, नेशनल असेंबली कंट्रोल कर रही थी किंग को। ठीक है, तो इससे पहले वो
अगल बगल की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी वो कुछ कर पाती या फिर ट्रूप भेज पाती, उससे पहले नेशनल असेंबली ने अपने आप को मतलब वोटिंग करके या अपने मेंबर्स बढ़ा के उन्होंने अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके अगेंस्ट? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जहाँ की उनकी क्वीन थी उसके अगेंस्ट ही उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join the army। ठीक है, अब जो लोग एक्चुअली आर्मी में थे भी नहीं उनको भी मतलब ट्रेनिंग दे दी गई और उन्हें भी आर्मी में ज्वाइन करवा दिया गया कि हाँ वॉर चलेगा, हम लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो आप मतलब जो आर्मी में नहीं भी है वो भी अब ज्वाइन करेंगे आर्मी। ठीक है, they said this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe। ठीक है, aristocracies का मैं आपको मतलब बता दूँ। aristocracies मतलब सोसाइटी में जो मतलब बिल्कुल ही रिचेस्ट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, जो भी रिचेस्ट मेंबर्स हो गए, नोबल हो गए, क्लर्जी के लोग हो गए, चर्च के लोग हो गए इनफैक्ट। ठीक है, जिनके पास भी अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, और जो रिच मतलब मेंबर्स में आते हैं सोसाइटी के उन्हें कहते हैं हम एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, तो ये जो लड़ाई ये जो छेड़ी गई थी नेशनल असेंबली ने जो लड़ाई छेड़ दी थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, वो कैसी देखी गई? एक लड़ाई जो कि सारे किंग्स जितने भी प्रूशिया के जो किंग्स थे, ऑस्ट्रेलिया के किंग्स थे या फ्रांस के भी किंग था उसके अगेंस्ट से लड़ाई देखी गई। ठीक है, या जो नोबिलिटी और क्लर्जी के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके अगेंस्ट से लड़ाई देखी गई ऑल ओवर यूरोप। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी कंट्री पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि अगल बगल की कंट्रीज पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब जैसा आप ये देखिए कि मान लो अभी इंडिया पे कोई अटैक कर दे, ठीक है, या इंडिया किसी पे अटैक कर दे। ठीक है, मान लो एक बार हमने मान लिया कि चाइना भी अटैक कर दिया इंडिया पे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि फ्रांस पाकिस्तान भी डिस्टर्ब होगा, श्रीलंका वैसे डिस्टर्ब थोड़ा बहुत एटलीस्ट होगा। ठीक है, ट्रेड चूँकि यहाँ पे वॉर में पैसा उधर खर्च होगा चाइना के साथ, तो चाइना के ऊपर जो वॉर किया है हम लोगों ने उसमें पैसा खर्च होगा, तो ट्रेडिंग वाली जो चीज़ है वो डिस्टर्ब होगी श्रीलंका से भी। ठीक है, पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा, नेपाल डिस्टर्ब होगा, भूटान डिस्टर्ब होगा, म्यांमार डिस्टर्ब होगा, श्रीलंका डिस्टर्ब होगा, तो आसपास की जितनी नेबरिंग कंट्रीज है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस उनमें भी आएंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि अब वॉर ही डिक्लेयर हो गया था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ, तो ऑब्वियसली बात है फ्रांस की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी, ये फ्रांस बहुत मतलब एक बहुत अहम पार्ट है यूरोप का। ठीक है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है उसका यूरोप का। ठीक है, तो इसलिए अब फ्रांस में इफेक्ट कुछ पड़ रहा है, फ्रांस ने किसी भी वॉर डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो उससे ऑब्वियसली बात है कि बाकी सारी कंट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ऑल ओवर द यूरोप भी आप बोलना चाह रहे हैं तो ऑल ओवर द यूरोप ऑलरेडी छोटा सा मतलब महाद्वीप है, उस पर इफेक्ट पड़ता है इसका, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हुई तब जब प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट फ्रांस ने अपना वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दिस टाइम वाज द मर्सिडीज। ठीक है, कंपोज बाय द पोएट रॉजर डी एल इस्ले। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन्होंने अपना एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी इन्होंने एक नेशनल सॉन्ग एक टाइप से कह सकते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग, जिससे यूनिटी की भावना जाके लोग मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करें एज अ फ्रेंच। ठीक है, तो ये जो भावनाएं जो जगने लगी थी फ्रांस के लोगों के अंदर, वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इन लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए और इन्होंने कौन सा गाया उस वॉर के वक्त मर्सिडीज करके। ठीक है, जिससे लोगों के अंदर यूनिटी की भावना चाहिए, नेशनलिज्म की भावना चाहिए लोगों के अंदर। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये जो पोइट थे उन्होंने ये सॉन्ग कंपोज किया था मर्सिडीज करके। ठीक है, इट वॉज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिडीज एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। ठीक है, अब ये पहली बार गाया गया था किसके थ्रू? उन वॉलंटियर्स के थ्रू जो कि मर्सिडीज से आ रहे थे। मर्सिडीज कोई जगह का नाम होगा फ्रांस में, तो मर्सिडीज से आ रहे थे मार्च करते हुए पेरिस में। ठीक है, उन्होंने ये पहली बार गाया था, इसलिए उस गाने का नाम भी इसी के ऊपर रख दिया था। ठीक है, या उस शहर के ऊपर रख दिया गया। द मार्सेलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, आज के जो प्रेजेंट के जो फ्रांस है, ठीक है,
वो कब कंपोज हुआ था, 1700 या आप कह सकते हो 18 सेंचुरी में कंपोज हुआ था। तो आज भी नेशनल एंथम है यहाँ का फ्रांस का, ठीक है, जो आज भी मतलब लोग ऐसे नेशनल एंथम गाते हैं फ्रांस में, ठीक है। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people, ठीक है। अब जो revolutionary जो war हुए, ठीक है, ये जो war जो चल रहा था प्रूशिया के अगेंस्ट या ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, फ्रांस ने जो डिक्लेयर किया था, नेशनल असेंबली ने जो डिक्लेयर किया था, वो मतलब लोगों को बहुत लॉसेस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के दौर से गुजरना पड़ रहा था उसकी वजह से। क्यों? किसी भी कंट्री में वॉर होगा तो ये ऑब्वियसली बात है कि मेंटेनेंस आपको बहुत हाई चाहिए होता है, कॉस्ट मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लगती है। अब सोल्जर्स कंट्री के बाहर जा रहे हैं तो उनको फूड की ज़रूरत है, आर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है, और मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो कंट्री से ही जाता है, ठीक है, कंट्री के अंदर से जाता है, कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब नेशनल असेंबली के लोग ये चीज़ भूल गए थे कि ट्रेजरी अभी भी एम्प्टी है और टैक्स इन्होंने इंक्रीज करने दिया नहीं। अब ये मतलब उसको किसके थ्रू मतलब ये एडजस्ट करेंगे उस ट्रेजरी को, ठीक है, जो ख़त्म होती जा रही है। अब ये उन लॉसेस को कैसे फेस करेंगे क्योंकि ट्रेजरी ख़त्म होने की वजह से इन्हें फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस रेवोल्यूशन मूवमेंट के थ्रू या उन वॉर्स के थ्रू मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस ये लोग फेस कर रहे थे, उधर के जो सिटीजन थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस कर रहे थे, ठीक है। While the men were away fighting in the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families, ठीक है। सारे जितने भी मेंस थे घर के, ठीक है, कोई भी हाउस होल्ड है उसके अंदर जो भी मेन थे वो सब कहाँ भेज दिए गए थे, वॉर में भेज दिए गए थे, ठीक है। तो अब बची कौन घर पे? वुमेन बची है, चिल्ड्रन बचे, ठीक है। तो वुमेन के पास ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें अर्न अ लिविंग मतलब उन्हें पैसे कमाने थे। उन्हें बताया कि टेलीविज़न या रेडियो उस समय मतलब इतना पॉपुलर नहीं था या उस समय था ही नहीं, आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो क्लब वगैरह थे, जो भी पब्लिक प्लेसेस थी, उस पर ही लोग डिस्कशन करके पॉलिटिक्स का वहीं पे डिस्कशन करके और ये सब पॉलिसीज़ वगैरह बनाते थे और वहीं पे उसके अगेंस्ट एक्शन फॉर्म कर लिया करते थे, ठीक है। The most successful of these club was at the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacobin Paris, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? द जैकोबिन्स करके, ठीक है, जिसको अपना नाम कहाँ से मिला था? फॉर्मर कॉन्वेंट मतलब चर्च होगा सेंट जैकोब के नाम से पेरिस में जो था, ठीक है, उसके नाम से इन्हें अपना नाम मिला था, इस क्लब का अपना नाम मिला था द जैकोबिन्स करके। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs, ठीक है। अब वुमेन को भी मतलब ये जमने लगा था या अंदर से ये चीज़ उनके भी अंदर ये फील होने लगी थी उन्हें भी कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिल जानी चाहिए, जो राइट्स मेंस के पास है वो वुमेन को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने बराबर जो भी रेवोल्यूशन हुए या जो भी बेस्टाइल में जो तोड़ना फोड़ना हुआ, स्टॉर्मिंग हुई, आर्म्स चलाने हुए, इन सब में हमने भी इक्वली पार्ट लिया है, तो हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। जो हमने भी इसके लिए बहुत भागदौड़ की है तो हमें भी इस सबके मतलब रिजल्ट एटलीस्ट हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी उसका पार्ट होना चाहिए। ओके, सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। थैंक यू।